पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। साल 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही खुशाइंद और खुशगवार साल रहा है। अब तक रिजल्ट्स के हवाले से भी देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट के अंदर हसल एंड बसल रही उसके हिसाब से भी देखें तो ये साल अब तक बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। अब एक और जो ख़ास डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर ईयर में अब तक के जो 10 महीनों में हमने देखी वो ये है कि आईपीओज़ जो हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, तो उसका जो नंबर है इस साल मेन बोर्ड पे भी और जेम बोर्ड पे भी वो भी काफ़ी हौसला अफजा है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट में जितनी ज़्यादा कंपनीज लिस्ट होती हैं और उतना ज़्यादा वहाँ पर कैपिटल आता है, तो उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को कि वो मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाई करें और उन कंपनीज की जो सक्सेस है उसमें पार्टनर बन सकें। आज की इस वीडियो में 5 बड़े आईपीओज़ के बारे में बात की जाएगी जो कि इस साल 2024 में हुए और उसके ज़रिए तकरीबन 8 बिलियन से ज़्यादा का जो कैपिटल है वो इन कंपनीज़ ने हासिल किया। लेकिन हम ये देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर जिन लोगों ने इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया आईपीओ के टाइम पे, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ताकि आपको आइडिया हो कि आईपीओज़ के टाइम पे जो भी प्रोसेस होता है आईपीओ का, बुक बिल्डिंग का, उसके बाद फिर वो जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो इस सारे अमल के अंदर बहुत सारे लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते होते हैं कि वो जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर रहे होते हैं कि जब आईपीओ होता है किसी कंपनी का तो उसमें जो अर्ली बर्ड्स होते हैं जो कि उस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस साल जो आईपीओज़ हुए हैं उसकी क्या सूरत हाल रही, और डिटेल में इन सारे जो 5 आईपीओज़ हैं मेन बोर्ड पे उनकी बात करेंगे। अब इसमें जो पहली कंपनी है वो है बीएफ बायोसाइंसेज, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फार्मा सेक्टर के अंदर लिस्टेड कंपनी है, जिसने अभी रिसेंटली अपना आईपीओ का प्रोसेस कंप्लीट किया। और जो स्ट्राइक प्राइस थी इसकी वो थी 77 रुपीज़। और अब इस कंपनी की अगर करंट प्राइस देखें आज के दिन की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर की जो प्राइस है वो 91 रुपीज़ एंड 14 पैसाज है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 18.36% का गेन बनता है। और अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो 21/10 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो चंद ही दिनों में हम देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स को तकरीबन 18% से ज़्यादा का पोटेंशियल कैपिटल गेन इसमें मिल गया है। अब थोड़ा सा हम फर्दर डिटेल्स देखेंगे इस कंपनी की, और प्राइस की जो मूवमेंट, जो फ्लक्चुएशन रही है, जो इसके रीसेंट रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने डेटा पोर्टल पे बीएफ बायोसाइंसेस की जो डिटेल्स हैं वो खोली हैं। अगर ईयर टू डेट, वैसे तो इसकी लिस्टिंग को भी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन ईयर टू डेट ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। जहां पर 21 अक्टूबर से लेके अब तक देखें तो जो इसका हाई रहा है वो 98 का रहा है। तो 74.55 इसका लो रहा है और 98 इसका हाई रहा है, जिससे पता चलता है कि एक अच्छी खासी हसल एंड बसल इसके अंदर हमें देखने को मिली। और ओवरऑल देखें तो एक अच्छी ट्रेडिंग इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। अब साथ साथ हम फर्दर अगर इसकी डिटेल्स देखें, मार्केट कैपिटल आप इसका देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 8 बिलियन से ऊपर है, जबकि इसका जो फ्री फ्लोट है वो 30% है। अब रिसेंटली इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का भी ऐलान किया है फॉर द क्वार्टर विच एंडेड ऑन 30th of September, और जो इसका ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो हम उस रिजल्ट को भी देख लेते हैं। अब जो रीसेंट रिजल्ट इसने अनाउंस किया है उसके साथ इसने ऐसा डिविडेंड तो कोई भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखें तो इसका जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड यानी 30 सितंबर 2023 को जो पीरियड क्लोज हुआ था क्वार्टर, उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो उस वक्त इसका जो रेवेन्यू था वो 964 मिलियन था, जो अब बढ़कर 1.38 बिलियन पे चला गया है, जो कि एक अच्छा खासा इजाफा है। और अगर हम बाकी डिटेल्स में जाए बगैर इसकी बॉटम लाइन देखें और अर्निंग्स को देखें तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी पिछले साल के मुकाबले में इंप्रूव हुई है, आल दो वो रीस्टेटेड है। 1.59 इसकी ईपीएस थी जो अभी बढ़कर 1.82 हो गई है। और उससे पहले अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी देखें तो इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो 100.7 मिलियन थी पिछले साल के पहले क्वार्टर की। इस साल ये बढ़ के 115.2 मिलियन पे चली गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, एटलीस्ट अगर हम अभी के नंबर्स देखें।
फाइनेंस कॉस्ट में इसकी कमी आई है, 41.2 से कम हो गई 35.02 मिलियन पे इसकी फाइनेंस कॉस्ट आई है। और आगे चूँकि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं तो होपफुली ना सिर्फ ये कंपनी बल्कि मेजॉरिटी कंपनीज़ के केस में अगर हम बात करें तो आपको इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से इन कंपनीज़ की फाइनेंस कॉस्ट में भी ग्रेजुअल कमी नज़र आएगी। अब इसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो 22 अप्रैल 2024 को लिस्ट हुई थी और सिक्योर लॉजिस्टिक जो कंपनी है इसकी शेयर की जो स्ट्राइक प्राइस थी वो थी 12 रुपये, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी शेयर की जो प्राइस है वो 14 रुपये 82 पैसे है। और परसेंटेज टर्म में अगर बात करें तो ये जो डिफरेंस बनता है स्ट्राइक प्राइस वर्सेस करंट प्राइस वो 23.5% का बनता है, विच इज़ अ सब्सटेंशियल नंबर। अब हम इसकी भी डिटेल्स देख लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस मूवमेंट रही है अप्रैल 22 से लेके अब तक वो कैसी रही है, और फर्दर इसके जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप लिमिटेड की अगर हम बात करें तो जो सेक्टर इसका है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, और इसमें इसके शेयर की जो मूवमेंट है वो आप यहाँ पर ईयर टू डेट अगर देखें तो जब से ये लिस्ट हुआ तो शुरू में काफ़ी अर्से तक इसके शेयर की प्राइस नीचे रही, और यहाँ पर तकरीबन अगस्त तक आप देखें तो शेयर की जो प्राइस है वो अंडर 10 रही, लेकिन उसके बाद एक अच्छा इंक्रीज़ हमें जंप देखने को मिला, और एज ऑफ नाउ इसकी जो शेयर की प्राइस है वो 14.82 है। अब वॉल्यूम देखें तो इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं। जो लास्ट दिन था यानी फ्राइडे का दिन था ट्रेडिंग का, उसमें इसका 1.4 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, और 52 वीक्स की रेंज देखें तो 8.06 और 20.55 इसके शेयर की प्राइस रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर भी एज ऑफ नाउ हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आ रही है, और पोटेंशियल कैपिटल गेन की भी अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको मिल रही है। फर्दर अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 4.05 बिलियन है, जो कि प्रीवियस जो कंपनी हमने देखी थी BF बायोसाइंसेज उसके मुकाबले में कम है। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि ये जो 5 कंपनी जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें BF बायोसाइंसेज, फास्ट केबल जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये वो नाम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट गेन किया है यूजिंग द IPO। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो इक्विटी प्रोफाइल है SLGL का वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके फ्री फ्लोट भी काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, 55% जो इसके शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्लोटेड। अब अगर हम इसके नंबर्स देखें, जो रीसेंट रिजल्ट इसने अनाउंस किया है तो इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो सितंबर 30 को जो पीरियड क्लोज हुआ था वो इसका 9 मंथ्स के रिजल्ट्स थे। तो अगर हम सबसे पहले EPS में पे नज़र डालें तो ये कंसोलिडेटेड है, हम पहले अनकंसोलिडेटेड देख लेते हैं। तो इसकी जो EPS है उसमें निस्बतन कमी है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर में 1.76 इसकी EPS थी, जो इस साल कम होकर 1.42 हो गई है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के लिहाज से तो अभी जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए उसमें 0.60 यानी 60 पैसा इसकी EPS रही है। पिछले साल के सेम पीरियड में इसकी थी 62 पैसे। अब अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू के अंदर 9 मंथ्स में आप देख सकते हैं कि इसमें इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, 1.3 बिलियन से बढ़ के 1.5 बिलियन पे, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जब हम बॉटम लाइन पे जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, तो उसके अंदर हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। फाइनेंस कॉस्ट देखें तो उसमें अलबत्ता इस साल के जो पहले 3 क्वार्टर्स हैं उसमें इसको कंपैरेटिवली ज़्यादा हिट पड़ी है। पिछले साल 147 मिलियन था जो इस साल बढ़ के 202 यानी 202 मिलियन से ज़्यादा का इसको फाइनेंस कॉस्ट पड़ी है। अब थोड़ा सा हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हैं तकरीबन मिला जुला रुझान आपको नज़र आ रहा है। जो इसकी EPS बनती है 9 मंथ्स की वो 1.42 बनती है, जो कि पिछले साल के जो 3 क्वार्टर्स थे उसके मुकाबले में कम है। पिछले साल इसकी 1.66 थी। इसके बाद अगर हम इसकी पे आउट की तरफ जाएं तो एज सच इसने अभी तक कोई पे आउट अनाउंस नहीं किया, और अगर हम यहाँ पर इसकी EPS कंपैरेटिव टर्म में ईयरली बेसिस पे देखें तो 2022 में जो इसकी EPS यहाँ पे शो हो रही है वो 1.7 थी, जबकि 2023 में इसकी EPS में इजाफा हुआ था 2.20। तो अब चूँकि 2024 के 3 क्वार्टर का रिजल्ट इसने अभी तक शो किया है तो उसमें हमें अभी हम चूँकि देख चुके हैं कि जो इसकी EPS बन रही है वो 1.42 बन रही है कंसोलिडेटेड, जबकि अनकंसोलिडेटेड भी 1.42 ही है। तो यूँ लगता है कि इस साल शायद ये पिछले साल के जो 2.2 है उससे निस्बतन इसकी EPS कम ही हो चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है जिसने इस साल अपना IPO करवाया और अच्छा खासा इसने कैपिटल रेज किया इसके ज़रिए, वो है फास्ट केबल्स, जो कि एक जाना पहचाना नाम है। और इस कंपनी के शेयर की जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 24 रुपये 45 पैसे थी,
जबकि अभी अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो 20 रुपये 94 पैसे है। तो ये तकरीबन 14.3% का डिक्लाइन बनता है इसके शेयर की प्राइस में कंपेयर टू द स्ट्राइक प्राइस। और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 10 जून 2024 को हुई थी। अब हम इसकी भी फर्दर डिटेल्स PSX के डेटा पोर्टल पे देख लेते हैं। तो ये आपके सामने फास्ट केबल्स लिमिटेड जो कि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर की कंपनी है उसका डेटा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको XT नज़र आ रहा है जो जहाँ से ये एक खुशाइन चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि इसने अभी डिविडेंड दिया है जिसके बाद ये X हुआ है। तो X के बाद शेयर की प्राइस नीचे आना एक नेचुरल फिनोमेना होता है, इसलिए अभी जो प्राइस में इसकी गिरावट भी आई है उसको भी आपने उसी तनाजुर में देखना है। ईयर टू डेट देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे भी गई थी 20 जबकि जो 52 वीक्स की लो है वो 20.30 है। लेकिन जो हाईएस्ट इसकी प्राइस गई है वो 26 रुपये 60 पैसे पे गई है। तो स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले में बहरहाल इसकी शेयर की प्राइस उससे ऊपर भी गई है जो कि एक खुशाइन चीज़ है। और इसमें भी बड़े अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं। फ्राइडे को इसमें 2.3 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। अब फर्दर अगर हम इसकी डिटेल्स देखें, ईयर एंड इसका चूँकि जून में होता है तो अभी जो इसने लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस किए हैं अक्टूबर 30 को, उन पे अगर हम नज़र डालें तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि अभी इसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसने अभी रीसेंट रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें जो इसकी EPS है वो 0.33 है फॉर द 3 मंथ्स यानी पहले क्वार्टर की, क्योंकि जून में इसका ईयर एंड हुआ था। लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले में हाफ है, पिछले साल इसकी 0.66 थी। तो ये चीज़ हौसला अफजा नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर कुछ कमी आई है। और रेवेन्यू में अगर आप देखें तो बहरहाल इजाफा हुआ था, 6.7 से बढ़ के 7.2 मिलियन पे इसका रेवेन्यू गया। सॉरी 6.7 बिलियन से बढ़कर, क्योंकि ये थाउजेंड्स में है तो इसका रेवेन्यू 7.2 बिलियन पे गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बॉटम लाइन पे आते हैं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 329.01 मिलियन से कम होके 206.7 मिलियन रहा। अब इसमें कमी जो आई है उसमें अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो उसमें भी कमी आई है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो इस दफ़ा इसको इस क्वार्टर के अंदर वहाँ पर ज़्यादा इसको मार पड़ी है। उससे हट कर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल 224.8 मिलियन थी जो इस साल बढ़ के 497 मिलियन पे चली गई। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। अब अगर हम इसके डिविडेंड्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसने ईयरली रिजल्ट अनाउंस किया था 30/6/2024 को जो पीरियड क्लोज हुआ था उसके लिए, तो 12.5% का इसने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था। तो उस डिविडेंड के हवाले से भी हम अगर यहाँ पर डिटेल्स देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.5% यानी कि 1.25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो अब ये भी उन कंपनीज में शामिल हो गई है जो कि डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी है। इसके बाद जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो TPL रीट फंड है जो कि हाइब्रिड रीट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पहले DCR और GRR हमारे पास थी, तो अब ये एक और ये पहली हाइब्रिड रीट है जो कि लिस्ट हुई है। और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 17.59 थी। 20/5/2024 को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी सेकेंडरी मार्केट में। और जो करंट प्राइस है वो है 14 रुपये 21 पैसे। तो इस प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अभी इसमें 19.2% का डिक्लाइन है कंपेयर टू द स्ट्राइक प्राइस। अब हम फर्दर चलते हैं डेटा पोर्टल पे और TPL रीट फंड की भी डिटेल देख लेते हैं कि इसके शेयर की जो मूवमेंट रही है वो कैसी रही है। अब ये TPL रीट फंड का जो ग्राफ है वो आपके सामने है और इसके शेयर की जो मूवमेंट रही है वो थोड़ा सा ऐसा कोई वाज़ेह पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहरहाल शेयर की प्राइस में गिरावट ही हमें देखने को मिली है। 52 वीक्स की रेंज में भी आप देख सकते हैं कि ये 18 रुपये पे भी गया और लोवेस्ट इसका 8 रुपये 80 पैसे रहा। और इसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं लगते। फ्राइडे को जो वॉल्यूम है सिर्फ 15,115 शेयर्स का इसमें कारोबार हुआ। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शेयर की प्राइस में वो चार्म नज़र नहीं आया, यानी कि लिस्टिंग के बाद शेयर की जो प्राइस है वो कोई ज़्यादा ऊपर नहीं गई। और इसके बाद अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि 2024 का जो इसका EPS रही है वो 0.23 यानी 23 पैसा रही है, जबकि 23 की जो इसकी EPS थी वो 6 रुपये 97 पैसे थी। तो EPS में भी आपको एक वाज़ेह कमी नज़र आ रही है, जबकि पे आउट इसने सच कोई नहीं दिया। अब अगर हम इसके रीसेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें, जो फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2024, तो उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि उसमें ये क्या बता रहा है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि इसने डिविडेंड वगैरह कोई उसके साथ अनाउंस नहीं किया। जबकि अगर हम इनकम की बात करें इसकी, तो जो टोटल इनकम इसकी हुई है वो पिछले साल का जो ये क्वार्टर था उसमें इसकी जो EPS थी वो थी जो टोटल इनकम थी वो थी 85.7 मिलियन, जो इस साल बढ़कर 115.2 मिलियन पे चली गई।
लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो ऑपरेटिंग लॉस जो इसका है वो 41.4 मिलियन है। पिछले साल जो इसका ऑपरेटिंग लॉस था वो 53.4 मिलियन था। और अगर हम बॉटम लाइन पे जाएं, लॉस पर यूनिट जो इसका बनता है वो 0.02 बनता है, पिछले साल 0.04 था। तो ये अभी प्रॉफिटेबिलिटी में ये नंबर नहीं है, बल्कि लॉस में आपको नंबर नज़र आ रहा है। और इस लॉस की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से लॉसेस हैं जो इनको बियर करने पड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लिस्टिंग फ़ी हो गई, शेयर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार फ़ी, इन्होंने फर्दर डिटेल सारी दी है, लीगल एंड प्रोफेशनल फ़ी। तो बेसिकली जो भी लिस्टिंग के हवाले से जो इनको फ़ी चार्ज हुई हैं वो सारी इन्होंने अपने एक्सपेंसेस में डाली हैं, और उसकी बेसिस पे इनका जो टोटल एक्सपेंस बना है वो 156.7 मिलियन का बना है। पिछले साल जो था वो 139.2 मिलियन था। तो इस बेसिस पे जो बावजूद इसके कि इनकी इनकम 115.5 मिलियन थी, लेकिन इनको लॉस में ही जाना पड़ा। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो जो रीट्स होती हैं, जो हाइब्रिड रीट्स हैं, तो हाइब्रिड का मतलब है कि ये डेवलपमेंट प्लस जो रेंटल है दोनों है। तो जो ज़ाहिर है डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो उसमें तो आपको एक्सपेंस ज़्यादा बियर करना पड़ता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन देखा जाए तो ये फिर दोबारा से बेहतर रिजल्ट्स भी दे सकती हैं। अब इसकी जो इनकम है उसकी अगर आप फर्दर डिटेल देखें तो डिविडेंड इनकम इनकी जो है वो मेजर इनकम थी, जबकि प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन्स जो है वो दूसरे नंबर पे है। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी आपको नज़र आ रही है वो है आई पाक। इसकी अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 25.2 यानी 25 रुपये 20 पैसे, जबकि करंट प्राइस इसकी 21 रुपये 80 पैसे है। और इसमें अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले में जो करंट प्राइस है उसमें तकरीबन 13.5% का डिक्लाइन है। और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो यानी सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 3 जून 2024 को हुई थी। तो इसकी भी हम डिटेल्स अब देख लेते हैं डेटा पोर्टल पे जाके कि शेयर की प्राइस की मूवमेंट क्या रही है, और इसके जो अर्निंग्स और जो पे आउट के हवाले से नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो ये डेटा आपके सामने है इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म्स लिमिटेड यानी आईपाक का, जो कि पेपर बोर्ड पैकेजिंग की सेक्टर की कंपनी है। और इसकी जो शेयर की प्राइस है इस वक्त वो 21 रुपये 80 पैसे है। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि मुसलसल एक हमें डिक्लाइन देखने को आ रहा है। आल दो कि इसके शेयर की प्राइस एक टाइम पे जो 52 वीक्स का हाई है वो यानी 26 रुपये 19 पैसे पे भी गई, और 52 वीक्स का इसका जो लो हमें नज़र आ रहा है वो 20 रुपये का नज़र आ रहा है। लेकिन एज सच कोई इतना ज़्यादा हमें इसके अंदर वो पॉजिटिव या बुल रन नज़र नहीं आया जो कि एक्सपेक्टेड था। अब फर्दर अगर हम डिटेल्स इसकी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो 20% शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट हैं, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून में एंड होता है। अब इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो अच्छा खासा है, 15.2 बिलियन से ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल यानी इक्विटी प्रोफाइल में आपको नंबर नज़र आ रहा है। अब इसकी अगर हम अर्निंग्स पे जाएँ तो जो इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 2024 के, वो 1.79 इसकी ईपीएस रही है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर आपको कोई डेटा ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स खोल लेते हैं जो इसके फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2024 थे, और उसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी। तो इसने डिविडेंड बोनस वगैरह कोई अनाउंस नहीं किया, जबकि अगर हम कंडेंस्ड इसकी इंटरिम स्टेटमेंट देखें प्रॉफिट और लॉस की क्वार्टरली बेसिस पे, तो इसकी जो ईपीएस है वो 0.01 है, वेरी नॉमिनल। जबकि पिछले साल जो पहले क्वार्टर था उसमें थी 0.53। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर वो पिछले साल के मुकाबले में डिक्रीज़ हुआ है। पिछले साल था 4.18 बिलियन, जो इस साल कम होकर 3.42 बिलियन है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो भी सब्सटेंशियली कम हुआ है इसका। पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था वो बिलियंस में था, 1.06 बिलियन, जो इस साल कम होकर 430 मिलियन रह गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद कस्टमर्स यानी इसका जो कोर बिजनेस है उसमें चूँकि इसने पेपर के हवाले से, फिल्म के हवाले से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ, तो यूँ लगता है कि इस साल उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है अब तक। अब फर्दर अगर आप यहाँ पे डिटेल्स देखें तो जो इसका बॉटम लाइन है या टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर है वो इसकी इस साल सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.7 मिलियन बनती है पहले क्वार्टर की, जो पिछले साल 332.3 मिलियन थी। तो ये नंबर्स इसके कोई हौसला अफजा नहीं है। जबकि कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको कोई इतना खास नंबर नज़र नहीं आ रहा। 0.88 इसकी ईपीएस थी पिछले साल के पहले क्वार्टर में कंसोलिडेटेड, जो इस साल कम होकर 0.34 रह गई। तो ये थी वो 5 कंपनी जो कि अब तक इस साल में पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मेन बोर्ड है वहाँ पे लिस्ट हो चुकी हैं। अब इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें और कौन सी कंपनी में ना करें, क्योंकि जो भी कंपनीज लिस्ट होती हैं
उसके बाद उन कंपनीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं उनको देखना, लेकिन साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अब जो उनकी हिस्ट्री मेंटेन होगी वो कैसी रहेगी। क्योंकि डिविडेंड के हवाले से खास तौर पे बात की जाए तो अभी तो इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक दफ़ा या दो दो दफ़ा रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब लॉन्ग टर्म में आगे जाके पता चलेगा कि इन कंपनीज़ की जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो क्या बनती है, किस तरह ये शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से जो डिविडेंड की मद में नफ़ा मिलता है वो देते हैं। साथ साथ ये भी कि इनके शेयर की प्राइस मूवमेंट आगे चलकर कैसी रहती है। ये बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ हैं। और दूसरा ये कि कोई भी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको और भी बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको देखना होता है। तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जाए कि आईपीओ जब होता है किसी भी कंपनी का और वो लिस्ट होती है तो उसके बाद जो शेयर की जो प्राइस है उसके अंदर दोनों आपको पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में जो शेयर की स्ट्राइक प्राइस बनती है वो थोड़ा सा ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होती है और उसके बाद मुमकिन तौर पे वो नीचे भी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप्ड है तो वो कंपनी फिर बहुत ज़्यादा बेहतर भी जा सकती है और जो स्ट्राइक प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी दे सकती है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सारे कितना इंटरेस्ट शो करते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आती है तो वो ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कंपेयर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी नई कंपनीज आएँ जब भी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं तो ज़रूर उनका जो प्रॉस्पेक्टस है उसका मुताला कीजिए। साथ साथ उस कंपनी की जो फर्दर डिटेल्स उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं उनको देखना, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको स्टडी करना, जिसमें ना सिर्फ ये कि आप इनकम स्टेटमेंट को, जैसे हम अभी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट देख रहे थे, लेकिन बैलेंस शीट को देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और ये सारी चीज़ें देखना भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। तमाम रेशोज़ का स्टडी करना भी ज़रूरी होता है। फिर ही आप बेहतर तौर पे कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।